Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome back to FinClub Academy. This is the second part of our course Fundamental Analysis. पहला पार्ट था जिसमें हमने बात करी थी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की, जिसमें हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए थे, डोमेन्स आइडेंटिफाई किए थे, इकोनॉमी के और मईशत को हमने समझने की कोशिश करी थी कि कौन से वेरिएबल्स कैसे अफेक्ट करते हैं और कैसे हम एक आउटलुक अपनी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप था इन आर इक्विटी एनालिसिस प्रोसेस। अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे आज, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद आता है। जब आप एक मईशत को एनालाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जी मईशत किस सेक्टर को किस तरह से अफेक्ट करने जा रही है, या किस इंडस्ट्री को किस तरह से अफेक्ट करने जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री बेनिफिट कर सकती है, कौन सी इंडस्ट्री लूज आउट कर सकती है फॉर वट एवर रीजन जो भी इकोनॉमी के अंदर आपने स्टडी किए हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स स्टडी करेंगे वो है नंबर 1 के ऊपर कि पहले हम इंडस्ट्री और उसकी बाउंड्रीज को हम सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको हम कह सकते हैं डिफाइनिंग द इंडस्ट्री एंड इट्स बाउंड्रीज, देन अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री साइज, इट्स ग्रोथ एंड लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि उस इंडस्ट्री के मैक्रो और एक्सटर्नल ड्राइवर्स क्या हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, जिसके लिए हम पोर्टर्स 5 फोर्सेज यूज़ करेंगे। हम पुरानी सेक्टर वीडियोस के अंदर भी इनके ऊपर बार बार बात करते रहे हैं, बहुत ही एक अच्छा फ्रेमवर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ इंडस्ट्री। देन हम थोड़ा सा कंपेटिटिव लैंडस्केप की बात करेंगे कि किस तरह का है। एंड देन फिर छठे नंबर पे हम बात करेंगे कि उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स किस तरह की है, फाइनेंशियल मैट्रिसेस किस तरह के हैं। एंड लास्टली फिर हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक इन्वेस्टमेंट व्यू बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वाई वी आर हियर। और इस वीडियो को फिर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट के अंदर। सो दिस इज टेक्निकली योर इंडस्ट्री एनालिसिस पार्ट 1, ताकि हम नहीं चाहते कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप सो जाएं, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2। चलिए पहला पार्ट पर बात करते हैं, डिफाइनिंग द इंडस्ट्री एंड इट्स बाउंड्रीज। इसमें देखिए हम पहले तो जिस भी कंपनी के ऊपर जिस भी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसको हम समझेंगे कि उस सेक्टर के अंदर कोई सब सेक्टर्स हैं या क्या क्या इस तरह की कंपनीज आ जाती हैं, कोई अलग आ जाती हैं, क्या हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं ऑयल सेक्टर की, तो जनरली अगर हम पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग 4 सब सेक्टर्स हैं उसके अंदर। पहला ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, वो कंपनी जो ऑयल ज़मीन से निकालती हैं और वगैरह वगैरह फिर बेचती हैं, उनके फंडामेंटल्स एंड ड्राइवर्स आर डिफरेंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेवल पे ऑयल रिफाइनिंग की, जो कि फिर दूसरा सब सेक्टर बन जाता है। वाइल इन द बिगर ऑयल एंड गैस डोमेन इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो ये सेकंड सब सेक्टर बन जाता है उसका। फिर हम बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग की, तो वो थर्ड सब सेक्टर बन जाता है, जो कि एक रिफाइंड प्रोडक्ट्स रिफाइनरी से खरीदने के बाद सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है पंप्स के ऊपर एंड वगैरह वगैरह। एंड देन चौथा आ जाता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो भी जो ईएनपी कंपनीज जो आपकी गैस निकाल रही होती हैं प्रोसेस करके, उसके बाद ये कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही होती हैं। एसएनजीपी, एसएसजीसी आपने बड़ा सुना होगा, यहाँ पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि हम एक इंडस्ट्री के अंदर भी अगर कोई सब इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं तो हमें पता हो कि वो सब इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, कौन सी हैं, उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं और वो कौन सी इंडस्ट्री क्या करती है। जैसे मैंने आपको बताया ऑयल की एग्जांपल देके। अब जनरली अगर हम बैंकिंग के अंदर जाते हैं तो बैंकिंग के अंदर भी ब्रॉडली स्पीकिंग आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग। वाइल बिगर लेवल के ऊपर ब्रॉडली फैक्टर्स उनके सेम होते हैं, बट जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं आपके इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर। तो ये 2 आपने उसके अंदर सब कैटेगरीज बना दी। आप जब सीमेंट के अंदर जाते हैं तो जनरली आपको सीमेंट में सिमिलर सीमेंट कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिमिलर उस तरह की नज़र आती हैं। फर्टिलाइज़र के अंदर जब आप जाते हैं तो सारी कंपनीज एक जैसी नहीं होती, जबकि हम फर्टिलाइज़र की बात ऐसे करते हैं कि वो सारी कंपनीज एक जैसी है, नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है वो प्राइमरीली यूरिया कंपनी है, वो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लेता है डैप के अंदर, बट प्राइमरीली यूरिया कंपनी है। एफएफसी जो बिफोर एफएफबीएल प्राइमरीली यूरिया कंपनी थी, बट अब एफएफबीएल के मर्जर के बाद वो यूरिया प्लस डैप हो चुकी है। फातिमा की हम बात करते हैं, उसके अपने अलग प्रोडक्ट्स हैं, कैन एन पी वगैरह, प्राइमरीली वो यूरिया भी बनाता है। सो इस तरह से वहाँ पर भी सब सेक्टर्स या सब इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। अब आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, समरी वगैरह देखते हैं, तो वहाँ उन्होंने एक अपनी इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन करी हुई है, बट स्टिल आपको उसके अंदर भी समझना ज़रूरी है कि सब सेक्टर्स कौन से हैं, कैसे हैं, या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप पीएसएक्स की मार्केट समरी जो वेबसाइट के ऊपर पेज होता है आप उस पर जाएंगे तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी सेक्टर बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब उसके अंदर हम नेटवर्क जो है वो टेक्नोलॉजी में नज़र आ रहा होता है, बट हम नेटवर्क इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी कंपनी, इट्स अ मीडिया कंपनी।
इसी तरीके से वहाँ पर आपको एयरलिंक भी नज़र आ रही है और सिस्टम्स लिमिटेड भी नज़र आ रही है या नेटसॉल नज़र आ रही है। अब सिस्टम्स लिमिटेड एंड नेटसॉल आर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनीज। इवन जो नेटसॉल और सॉफ्ट सिस्टम्स हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे फ़र्क है, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, एक आउटसोर्सिंग ओरिएंटेड कंपनी है। ऑन द अदर हैंड एयरलिंक इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इट्स अ प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या असेंबलिंग कंपनी बोल रहे हैं, जो फ़ोन्स बना रहे होते हैं और डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं उसके अंदर। सो इस तरह से समझना ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं, क्या नाम है, सब सेक्टर या सब इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं कि भाई उनकी क्या नाम है, जियोग्राफीज़ फॉर एग्जांपल क्या है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपकी लोकल कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं आपकी। सो इस तरह से भी समझना हमें ज़रूरी होता है कि किस इंडस्ट्री की क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं, जियोग्राफीज़ हैं उसके अंदर। फिर उसके अंदर आप एक और काम ये कर सकते हैं कि जब आप सब इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई कर लें तो उन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप उनके सैम्पल कंपनीज लिख लें जो कि सॉर्ट ऑफ ए कंपैरेबल्स भी या पीयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। चलें अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर, विच इज़ अबाउट इंडस्ट्री साइज, ग्रोथ, लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का साइज़ कितना है, यानी मार्केट साइज़ कितना है, उसकी कितनी इस वक्त टोटल डिमांड है। फॉर एग्जांपल यानी कि अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो पाकिस्तान में आजकल जो मार्केट है वो पाकिस्तान की टोटल जो लोकल डिमांड चल रही है नॉर्थ रीजन साउथ रीजन मिला के रफली कोई 40-42 मिलियन टन जैसी रेंज के अंदर आपकी बन रही है। तो ये उसकी मार्केट आपकी आज के दिन इतनी है। मार्केट आती है डिमांड से, सप्लाई से आपकी मार्केट नहीं आती है, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ रेट। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये डिमांड की ग्रोथ का ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, ये सही से समझना ज़रूरी है। यानी कि अब अगर आप सीमेंट की लॉन्ग टर्म डिमांड निकालेंगे पाकिस्तान की तो नेचुरली ग्रो कर रही है 20-25 साल पे जब आप बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ग्रो करती रही है तो सीमेंट की डिमांड ग्रो करी है पाकिस्तान के अंदर। बट जब आप पिछले 10 साल को एनालाइज करेंगे तो बहुत कोई खास ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इन द लास्ट 10 ईयर्स आवर इकोनॉमी हैज़ बिन मार्क्ड बाय वेरी शॉर्ट साइकिल। हर 4-5 साल के बाद जो है ना हमारा पटाखा फट जाता है, तो इस वजह से वो डिमांड कंस्ट्रेंट्स ही रही है। तो शॉर्ट टर्म डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, एंड वो क्यों है ये समझना ज़रूरी होता है ताकि आप एक अच्छी आउटलुक बिल्ड कर सकें कि फ्यूचर में क्या होगा। जब आपने इंडस्ट्री का साइज समझ लिया तो अब आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज के अंदर है। क्या ये एमर्जिंग है यानी कि न्यू इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल फिनटेक के बारे में कहा जाता है कि भाई ये की न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री है। आपकी इंश्योरटेक आपके बोलते जाता है कि एक न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री है आपकी। तो वो एमर्जिंग है, ग्रोथ स्टेज में है। एमर्जिंग बिल्कुल बिल्कुल शुरू का स्टेज होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल शुरू के अंदर वो एक इंडस्ट्री है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स जो थे, ऑल्दो पार्ट ऑफ द बिगर मोबाइल फोन्स, बट स्मार्टफोन्स की हम बात करें तो वो अर्ली 2000 या 2005-6 में 7 में जब ये ट्रेंड शुरू हुआ तो वो एमर्जिंग होंगे उस पीरियड के अंदर। फिर एक फेज़ आया होगा जब उनकी बहुत ही अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई होगी, तो वो ग्रोथ फेज़ में आ जाते हैं आपका। नेक्स्ट स्टेज आता है मेच्योर, जिसमें वो मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। अब दुनिया में स्मार्टफोन सेल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ नहीं रही है, तो वो मेच्योरिटी फेज़ के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट जितनी होनी थी वो हो चुकी है उसके अंदर, अब बहुत ज़्यादा रूम बचा नहीं है वहाँ पे। फिर आता है डिक्लाइनिंग फेज़। डिक्लाइनिंग फेज़ उस वक्त आता है कि जब नई इंडस्ट्री उसको टेक ओवर करना शुरू कर देती है या उसकी डिस्ट्रप्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री किस लाइफ साइकिल में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही होती है आपको मुझे पैसे मैनेज करने के लिए। तो किस स्टेज में पाकिस्तान में आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझता हूँ वो आज भी ग्रोथ स्टेज के अंदर है, एमर्जिंग नहीं है। क्योंकि वो एक बहुत उसकी अच्छी पेनिट्रेशन हो चुकी है। ग्रोथ में इसलिए क्योंकि आज भी पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, बैंक्स आर स्टिल एक्सपेंडिंग ऑन देयर ब्रांचेस एंड देयर डिलीवरिंग योर डिपॉजिट्स। ग्रोथ बहुत अच्छी आती जा रही है, एंड डिक्लाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड देन मेच्योरिटी भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ग्रोथ की जा रही है। और रूम फॉर मैनेजमेंट से अगर आप बात करते हैं तो रूम फॉर ग्रोथ अभी भी नज़र आ रहा होता है। सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि भाई एक इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है। कोलगेट की फॉर एग्जांपल बात कर लें तो उसके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, पामोलिव हो गया, कोलगेट टूथपेस्ट हो गया, आप समझेंगे कि भाई फर्दर रूम फॉर ग्रोथ है नहीं है, मेच्योरिटी आ गई है, कितना हो गया, कहाँ तक पहुँच चुका है, ये आपका समझना ज़रूरी है। वंस आपने समझ लिया कि मेरा लाइफ साइकिल क्या है तो फिर आपको समझना होगा कि मेरे डिमांड ड्राइवर्स क्या हैं। क्योंकि मार्केट साइजिंग हो रही है डिमांड से, तो डिमांड के आपको ड्राइवर्स पता होने चाहिए क्या है। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द डिमांड ड्राइवर, क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो आपका रीज़न है। आपकी इनकम लेवल्स इवॉल्व हो रहे हैं, क्या वो रीज़न है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ ईटिंग आउट का इतना ज़्यादा पैटर्न नहीं होता था। लाइक बाहर रेस्टोरेंट्स पे जाके खाना खाना यूज्ड टू बी
4 5 6 मंथ्स में एक दफ़ा वाला इवेंट हुआ करता था। बट और कॉफ़ी तो बहुत ही कोई रेयर टाइप की चीज़ हुआ करती थी 20 25 साल पहले आज से। बट आज के दिन आपको मुझे कहीं मुलाकात करनी हो, हम बोलते हैं कि यार किसी कॉफ़ी प्लेस पे मिल लेते हैं या कहीं चाय पे बैठ के बात कर लेते हैं, सो इट्स सो कॉमन। वाई? बिकॉज इनकम्स हैव ग्रोन एंड हैंस अफोर्डेबिलिटी हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट 20 25 ईयर्स। तो उसकी वजह से एक प्रोडक्ट का एवोल्यूशन हो गया। जो कॉफ़ी की डिमांड आज से मे बी 20 25 साल पहले सिस्टम में बहुत कम थी, बट आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिमांड ड्राइवर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री। पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है आपके, जैसे मैंने बताया, इनकम लेवल्स हो सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ये भी होता है, ये भी एक डिमांड ड्राइवर है कि सीमेंट के अंदर इस वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो है ना रोड्स बनाना शुरू कर दिए हैं, गवर्नमेंट ने जाकर आपके ब्रिजेस बनाना शुरू कर दिए हैं, डैम्स बनाना शुरू कर दिए हैं। नाउ दैट एड्स टू कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डिमांड। तो स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी वहाँ पे, सरिये की, आपकी सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी, तो वो भी हो सकता है। और भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर डिमांड। जैसे नई नई जनरेशन आपकी आगे आती जा रही है, स्मार्टफोन अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, मोर टेक सेवी लोग एंटरिंग द वर्क फोर्स, और उनकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है विद इन द ओल्ड जो भी आपका होता था। वो अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो पहले आप कपड़े शॉप पर जाकर ही खरीदते थे, बट आप आज ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन खरीदने की डिमांड क्यों बढ़ गई है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बढ़ गई है। कपड़े तो लोग तब भी पहनते थे और आज भी पहनते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमने ग्रोथ आइडेंटिफाई करी है, इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ आ रही है, ये हम जीडीपी से कंपेयर करके देखेंगे। हम देखेंगे कि जीडीपी से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कम ग्रो कर रहा है, या और इंटरेस्ट रेट्स के मुकाबले में किस तरह से ग्रो कर रहा है। सो डिफरेंट आप फैक्टर सामने रख के उसको कंपैरिजंस ड्रॉ करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज से कंपेयर करके आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ जो मेरी इस इंडस्ट्री की है ये किस तरह की है। एंड एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो जो इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, क्या वो वॉल्यूमेट्रिक है या वो प्राइस ड्रिवन है या बोथ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ के थ्रू ट्रैक करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ, तो इन द लास्ट 3 4 ईयर्स मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, बट मोस्ट ऑफ दैट ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम प्राइस इन्फ्लेशन। क्योंकि जो प्राइसेस बढ़ी हैं दवाइयों की, वो रेवेन्यू के अंदर ट्रांसलेट होती जा रही हैं, वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट हो रही हैं, बट वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ शायद उतनी नहीं आई है जितनी ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है। सो वी शुड नो वेयर दिस ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम वॉल्यूम्स और प्राइस और व्हाट। चले गाइस, अब हम बात करते हैं मैक्रो और एक्सटर्नल ड्राइवर्स की, जो कि अफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री की डिमांड को या उसकी मार्केट को। सो यहाँ पर जो फ्रेमवर्क सबसे बेहतर मशहूर है वो किया जाता है, विच इज़ पेस्टिल फ्रेमवर्क। पेस्टिल में P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड देन E फॉर एनवायरमेंटल। ये एक फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है जिसको आप इन डोमेन से एनालाइज करते हैं कि उस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि उस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम मुझे जस्ट ऑन टॉप ऑफ माय हेड इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि पावर सेक्टर के साथ जो किया गया 1 2 साल पहले, जो उनके अग्रीमेंट्स फोर्सिबली जो ख़त्म किए गए, एवरीथिंग दैट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गवर्नमेंट को पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल इशू बना के कि भाई ये तो पावर कंपनीज ने इस मुल्क के साथ बेड़ा कर रखी है, और ये करके उन्होंने उन एग्रीमेंट्स के साथ वो कर दिया, सो इट बिकेम अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सो इस तरह से कोई पॉलिटिकल चीज़ें हो सकती हैं जो कि डिमांड ड्राइवर भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टेन्योर, गवर्नमेंट जब अपने टेन्योर के एंड की तरफ जाती है तो आमतौर पर उनकी पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रोड भी बनना शुरू हो जाते हैं, आपके ब्रिजेस भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ उसकी वजह से सीमेंट डिमांड के ऊपर फर्क पड़ सकता है, सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज अ पॉलिटिकल। फिर इकोनॉमिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स उसके ऊपर क्या अफेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट और क्या नाम है आपका इन्फ्लेशन और ये सारी की सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखें हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसेस इतनी बढ़ी हैं, 250 होती थी, 400 रुपये पे चली गई हैं, आप देखें एकदम से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की डिमांड टिप करी है। एंड इट मेक्स टोटली सेंस, क्योंकि जब इतना महंगा होगा तो लोग फिर कार पूलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ घर पर खड़ी करके बाइक निकालना शुरू कर देते हैं, जो बेचारा बाइक पे आता था वो बस में सफ़र करना शुरू कर देता है, सो दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स। फिर हम बात करते हैं सोशल की, तो सोशल है कि सोशल आपके ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कोई ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं तो वो भी अफेक्ट कर सकते हैं आपकी डिमांड को। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन आपको थोड़ी देर पहले हमने बात करी, वो भी अफेक्ट कर सकती है। फिर लीगल हो जाता है कि भाई लीगली कोई चीज़ चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आप देखें कि एक लीगल कह सकते हैं वो लीगल जैसे आया कि इस्लामिक बैंकिंग में सारे बैंक्स को जो है ना कन्वर्ट होना है टू इस्लामिक बैंक, सो दैट्स लीगल थिंग जो कि हो रही है। फिर हम एनवायरमेंटल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिफाइनरीज जो हमारी हैं, जो इतनी बाबा आदम के ज़माने की रिफाइनरीज हमारे पास चल रही हैं, वो
उनके ऊपर जो प्रेशर है असल में अपग्रेड करने का, वो सबसे बड़ा प्रेशर है ही इसी वजह से क्योंकि वो एनवायरमेंटली इतनी ओल्ड हैं। उन्होंने इतनी मुश्किल से यूरो 2 पे अपग्रेड किया है जाकर ओवर द लास्ट कोई कुछ सालों पहले। अब दुनिया यूरो 5-6 की बातें कर रही है, तो हम यूरो 2 के ऊपर एडवांस हुए थे, तो उनको ये एनवायरमेंटल प्रेशर्स हैं एक्चुअली। इसी तरीके से आप देखें इस वक्त एनवायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से भी आप देखें ईवीज़ को बेनिफिट किया जा रहा है, गवर्नमेंट एनकरेज करना चाह रही है, पॉलिसीज़ निकाल रही है, टैक्सेस कम रखे जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज डिफरेंट फैक्टर्स और उनके इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री डिमांड्स एंड एवरीथिंग। चलें अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, विच इज़ इवेल्युएटिंग एन इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर, जिसमें हम पोर्टर का मॉडल यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको स्ट्रांगली सबको एनकरेज करूँगा कि हमने जो पीछे सेक्टर वीडियोस बनाई थी ओवर टाइम, ऑयल इंडस्ट्री की, बैंकिंग इंडस्ट्री डिफरेंट की, हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने पोर्टर का मॉडल एक्चुअली अप्लाई किया था, और हमने बताया था कि हाउ यू कैन एक्चुअली यूज़ पोर्टर्स मॉडल टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री। पोर्टर का मॉडल आपको आइडिया दे देता है कि इंडस्ट्री में कौन सी फोर्सेस हैं जो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट हैं। जैसे उसके अंदर पहला जो पावर है वो कंपेटिटिव राइवलरी है, कि इंडस्ट्री में राइवलरी किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, किस तरह की है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है आपकी। अगर आप बैंक्स में बात करें कंपटीशन ज़्यादा है आपके। ऑयल मार्केटिंग में बात करें तो वो सिर्फ वॉल्यूम ड्रिवन, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि प्राइस रुपी मार्जिन जो होता है रुपी पर लीटर फिक्स हुआ होता है, तो उनकी ग्रोथ क्या नाम है आपकी वॉल्यूम से सकती है, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है आपका। ऑन द अदर हैंड ऑयल एक्सप्लोरेशन में जाते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड इज़ मोर देन द लोकल सप्लाई, तो वहाँ पे कोई कंपेटिटिव राइवलरी है ही नहीं, सबको पता है कि जितना माल बनाएंगे सब आराम से बिक ही जाएगा आपका। दूसरा आ जाता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि भाई न्यू एंट्रेंट्स के आने का कितना ख़तरा है। जितना ज़्यादा ख़तरा होगा न्यू एंट्रेंट्स का, उतना ज़्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा, आज नहीं तो कल हो सकता है आपका। फिर हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कितनी है। अगर आपके सप्लायर्स के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है और आपके पास कम है एज अ प्रोड्यूसर, तो नेचुरली आपके मार्जिन आर ऑलवेज एट रिस्क। और बार्गेनिंग पावर अगर बायर के पास है तो ये भी आपका वो ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बायर आपको डिक्टेट कर सकता है कि भाई मैं आपसे इस प्राइस के ऊपर नहीं खरीद रहा या वगैरह वगैरह इस तरीके से। और फिफ्थ फोर्स आ जाती है थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट के। अगर कोई सब्सिट्यूट इस तरह से मौजूद है आपके प्रोडक्ट का कि लोग इजीली उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तब भी आपके पास पावर कम है और बायर के पास या दूसरी इंडस्ट्री के पास पावर शिफ्ट हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है, एंड हेंस योर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अफेक्टेड। सो दिस इज़ अ हाई लेवल पोर्टर फोर्सेज। में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया बिकॉज वी हैव मेड वेरी एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑन सम ऑफ द सेक्टर्स इन द पास्ट, तो आई वुड एनकरेज आप उनको करें, स्टडी करें, ताकि आपको केस बाय केस समझ आ जाएगा इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं इस इंडस्ट्री एनालिसिस पार्ट 1 को ब्रेक लगाता हूँ। इसके जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के, वो इंशाल्लाह ताला हम सेकंड वीडियो में करेंगे। आप जब तक इसको देखें, समझने की कोशिश करें, कोई सवाल है तो नीचे पूछ लें, नहीं तो ईमेल कर दें हम लोगों को। और अगर कुछ भी नहीं है तो वैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि चैनल हमारा सब्सक्राइब करें फिनकलाब का, और क्या नाम है लाइक करें वीडियो, एंड बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए तो उसका पता चल सके। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।